तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एक वेव एक्चुअली होती क्या है, वेव का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि वेव को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, और ख़ास करके हमारा फोकस होगा आज के वीडियो में प्रोग्रेसिव वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। एक बार प्रोग्रेसिव वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम सीख जाएँ, उसके बाद हम देखेंगे कि वेव का इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर मैं वेव के क्लासिफिकेशन की बात करूँ, वेव क्लासिफिकेशन, तो वेव के क्लासिफिकेशन के कई सारे क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे पहले क्राइटेरिया की हम बात करने वाले हैं, और वो क्राइटेरिया है नेसेसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम। नेसेसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम। ठीक है, अगर मान लीजिए वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, यस, ऐसे वेव को बोला जाता है मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव। अब देखिए, मैकेनिकल वेव का अगर मैं कोई आपको एग्जांपल दूँ तो बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। कौन सा वेव? साउंड वेव, है ना। साउंड को हमेशा ट्रैवल होने में किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए नेसेसिटी नहीं है, ऐसे केस में इफ़ देर इज़ नो नेसेसिटी, सच वेव्स आर कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ईएम वेव्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल है लाइट वेव। जो हमारे सन से हमें लाइट मिलती है ना, वो कौन सी वेव है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब वेव के क्लासिफिकेशन का जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पहला है, देखिए, अगर वेव मान लीजिए प्रोपेगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, और अगर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, सच वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। क्या कहेंगे उसे? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है? सभी पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब मान लीजिए वेव एक्स पे जा रही है, तो पार्टिकल कहाँ पर वाइब्रेट हो रहे होंगे? इन द वाई डायरेक्शन। आपने पानी के सरफेस की वेव देखी है? रिपल्स कहते हैं ना हम जिसे। तो वो रिपल्स क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं पानी के मॉलिक्यूल का ऊपर नीचे वाइब्रेट होना, जबकि वेव ऐसी प्लेन हॉरिजॉन्टली आगे जा रही होती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है रिपल्स क्रिएटेड ऑन द वाटर सरफेस। फिर दूसरे टाइप का एक वेव होती है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल। जब क्लासीफाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जिस मटेरियल मीडियम से भी वेव आगे बढ़ रही होगी, वो सारे मीडियम के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स इन द सेम डायरेक्शन वाइब्रेट करेंगे। मतलब टू एंड फ्रो मोशन होगा, लेकिन ऑल द पार्टिकल विल वाइब्रेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो इस टाइप के वेव को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, अगर इसका आपको एग्जांपल दूँ तो साउंड वेव। साउंड में क्या होता है? मान लीजिए ये सारे मेरे एयर के पार्टिकल्स है, तो साउंड क्या करता है? जब साउंड वेव प्रोपेगेट होती है तो एयर के पार्टिकल एकदम से एक जगह आके कॉम्प्रेस होने लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन। और फिर दूसरी जगह पार्टिकल रेयर फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल होते नहीं है, तो वहाँ पर एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर पार्टिकल की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं रेयर फैक्शन। फिर से थोड़ी देर के बाद और देखते हैं तो कॉम्प्रेशन, और उसके बाजू में भी फिर क्या होगा? रेयर फैक्शन, फिर से कॉम्प्रेशन। सो क्या होता है, साउंड जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। और इस दौरान वे जो पार्टिकल है जो वाइब्रेट हो रहे हैं, देयर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, सो हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एक बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव। ठीक है, चलिए अब देखिए ट्रांसवर्स वेव और साउंड वेव का और एक बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है। आपने सिज्मिक वेव सुना है? भूकंप के धक्के जिसको हम बोलते हैं। अब सिज्मिक वेव दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी वेव, एक होती है सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव होती है ना, प्राइमरी सिज्मिक वेव, वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। प्राइमरी सिज्मिक
वेव, ठीक है, वो है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। और सिज्मिक वेव में ही सेकेंडरी एक वेव होती है, सेकेंडरी सिज्मिक वेव जो होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई वेव लॉन्जिट्यूडिनल वेव है तो वो तीनों मीडियम से पास कर सकती है, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड हो या गैसियस हो। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव बस सॉलिड से ही पास होती है। और एक चीज़ होती है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड और एयर का सरफेस है, तो सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर भी ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकती है। तो ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ओनली, सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली, सरफेस ऑफ लिक्विड्स। लेकिन जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है ना, इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन बना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है जहाँ से वेव पास हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए वेव बन गई है, पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन वेव की जो एनर्जी है, जो पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स के साथ, वो किसी एक एरिया में कन्फाइन होकर रह जाती है। वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं करती है। जब अगर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, भले ही पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, तो उस तरीके की वेव को कहा जाता है स्टेशनरी वेव। क्या कहा जाता है? स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव काफ़ी डिटेल में हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। और फिर दूसरे टाइप की वेव जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है अलॉन्ग विद द वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन दे विल अलाउ द एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। सो ऐसी वेव जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उन्हें कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव। क्या कहा जाएगा? प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इस चैप्टर में हमें प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव दोनों को ही अच्छे से पढ़ना है। चलेंगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें प्रोग्रेसिव वेव की, प्रोग्रेसिव वेव, इसके डेफिनेशन क्या हो सकती है? द वेव विच कंटिन्यूअसली प्रोपैगेट्स, which continuously propagate in a direction along with transfer of energy, along with transfer of energy without any transfer of molecules। ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर जो रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, उसी का एग्जांपल ले लो। मान लीजिए पानी का सरफेस है, तो यहाँ पर जब ये रिपल्स क्रिएट होते हैं तो रिपल्स कैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, लेकिन पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो उसी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। तो इस टाइप की वेव जिसमें पार्टिकल अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे वाइब्रेट होते रहेंगे, लेकिन जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल होती जाएगी। सो सच टाइप ऑफ वेव आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव में कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सीईटी और अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रेसिव वेव में, वो ये है कि ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे होगा? सेम टाइप का होगा। सभी अगर लॉन्जिट्यूडिनली वाइब्रेट हो रहे हैं तो सभी पार्टिकल लॉन्जिट्यूडिनली वाइब्रेट होने चाहिए। अगर वेव ट्रांसवर्स वेव है तो सभी पार्टिकल ट्रांसवर्स मैनर्स में ही वाइब्रेट करेंगे। हमें याद रखना है कि वहाँ पर जो पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं वेव के प्रोपेगेशन के दौरान, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको डिटेल में हमने अपने 5th चैप्टर दैट इज ऑसिलेशन में पढ़ा है।
फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी, मान लीजिए ये मेरी वेव है, ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे वेव आपको ऐसे दिखेगी, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। लेकिन थोड़ा सा जैसा समय बढ़ जाएगा तो वेव क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी। जब वेव प्रोग्रेस करेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो सेकंड पार्टिकल पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, अब वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ले लेगा। वैसे ही वेव के प्रोपेगेशन के दौरान हर पार्टिकल जो है वो एसएचएम परफॉर्म करता है, और प्रोग्रेसिव वेव में जब हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो सभी पार्टिकल के पास जो एम्पलीट्यूड है वो हर एक पार्टिकल के जितना ही होता है। मतलब सभी पार्टिकल दे वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, दे हैव सेम पीरियड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। सो सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द फेज और स्टेट ऑफ ऑसिलेशन चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये देखिए ये वेव है, ठीक है, ये वेव है। अब इस वेव में क्या हुआ है, पहला पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो दूसरा पार्टिकल शायद कहाँ पर है, एम्पलीट्यूड इतना डिस्प्लेस होकर रखा है उसने। सो हम कह सकते हैं कि हर पार्टिकल जो है वो अलग अलग फेज में होता है। देखिए फर्स्ट पार्टिकल मीन पोजीशन पे, सेकंड एम्पलीट्यूड पे, थर्ड पार्टिकल भी मीन पोजीशन पे, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल की टेंडेंसी है ऊपर की तरफ जाने की और थर्ड पार्टिकल की टेंडेंसी है नीचे की तरफ जाने की। तो हर पार्टिकल अपने अपने ढंग से अपना वाइब्रेशन करते रहता है और हर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है, जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है, वो भी बदलते रहता है। बाद में फोर्थ क्या है, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। जब वेव प्रोग्रेसिव हो तो सभी के सभी पार्टिकल क्या होते जाएंगे, ऐसे वाइब्रेट होते जाएंगे, एक्सेप्ट कि मान लीजिए जैसे ये पहले वेव था मेरे पास, ये देखिए अब मैं एक वेव निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास मान लीजिए वेव है, कुछ पार्टिकल को नाम देता हूँ, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, है ना, ये फोर्थ पार्टिकल। अब होता क्या है, जब ये पार्टिकल मान लीजिए वाइब्रेट कर रहे थे तो फर्स्ट पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड की तरफ भागेगा। जब वो अपने एम्पलीट्यूड को रीच कर लेगा तो वहाँ से वापस आना है उसको, मतलब फिर मीन पोजीशन की तरफ आना है। तो मीन पोजीशन की तरफ आने के दौरान उसे क्या होता है, मोमेंटरीली रुकना होता है। आप भी कहीं दौड़ रहे हो, अचानक से आपको बोला जाए कि भैया पीछे मुड़ जाओ, तो पीछे मुड़ने के लिए आपको रुकना तो पड़ेगा, बस वही है। तो जो पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे चले जाते हैं उन्हें मोमेंटरीली रुक कर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है। यही कहा गया है कि नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम टू रेस्ट मोमेंटरीली वाइल एट देयर एक्सट्रीम पोजिशंस ऑफ वाइब्रेशन। एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ वाइब्रेशन ही क्या होता है, एम्पलीट्यूड, है ना। सो वहाँ पर जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुककर फिर वापस आ जाते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोला है, द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। अब पार्टिकल कर ही क्या रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल मीन पोजीशन के अलॉन्ग वाइब्रेट होते रहता है उसके मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यही उन्होंने कहा है ना, द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। चलिए सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है, ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। हमने जब पहले वीडियो में देखा था कि एक वेव का मैकेनिज्म क्या है ना, उसमें ही हमने देखा था कि पार्टिकल नहीं अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, बस एनर्जी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होगी, पार्टिकल उसी पॉइंट पे वाइब्रेट करेंगे। देन सेवंथ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। देखिए कोई भी वेव है उसकी स्पीड क्या रहेगी, ये उस मीडियम पर निर्भर करता है। अगर मीडियम सपोर्टिव है वेव को प्रोपेगेट होने में तो फास्ट जाएगा, और अगर मीडियम थोड़ा डेंस है तो वेव उतने फास्ट प्रोपेगेट नहीं होगी। ठीक है, ये वेव पर डिपेंड करता है कौन सी वेव है और ये किस टाइप का मीडियम है, इसे भी आगे हम समझेंगे। फिर लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक और देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल। तो दोनों तरीके की, मतलब चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्जिट्यूडिनल हो, दोनों तरीके की वेव कौन सी वेव हो सकती है, प्रोग्रेसिव वेव हो सकती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद हम देखते हैं कि एक वेव का इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है। अब वेव के इक्वेशन को डिराइव करने से पहले ना कुछ वेव से रिलेटेड फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा वेव है, इस तरीके से कोई वेव है। ठीक है, अब होता क्या है,
अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस रहा होगा, कोई वाटर का सरफेस है और उस पर वेव बन चुकी है, तो पार्टिकल जो है मीडियम के वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है, कहाँ से वाइब्रेट होते हैं, अपने मीन पोजीशन से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स, कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन, याद रहेगा। अब सेकंड आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, अगर आप इस वेव को देखें जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है, तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन पर है ना। एक क्रेस्ट में एक ही पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्रेस्ट है मेरे पास, तो क्रेस्ट बनी कैसे, अगर मान लीजिए रोप है, रोप को मैं शेक करूँ तो रोप एक क्रेस्ट की फॉर्म में टर्न हो जाती है ना, ऐसे, है कि नहीं। सो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन से लेकर रोप का पार्टिकल एकदम टॉप पर चला गया, तो जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट का जो पीक है, वहाँ तक जब पार्टिकल ट्रैवल कर लेगा तो हम कहेंगे कि पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर ऑसिलेशन चैप्टर। थर्ड बात करेंगे वेवलेंथ। ठीक है, अब जनरली हमने 10वीं तक पढ़ा है कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। ये देखिए, अगर मेरे पास वेव है, ये वेव है मेरे पास, है ना, जो अपने मीन पोजीशन से आगे बढ़ती जा रही है। अब मेरे पास वेव है, तो मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, तो ये हो गया वेवलेंथ, या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ, ये भी क्या है, वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल सकते, कोई भी दो पॉइंट ऑन द वेव, सक्सेसिव दो पॉइंट जो सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में है। अब मान लीजिए मेरे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर देखा जाए तो ए पॉइंट की भी टेंडेंसी क्या है, अब वो फिलहाल मीन पोजीशन पे है, लेकिन जब से जैसे वेव और आगे जाएगी तो ए क्या करेगा, टॉप पर जाने की कोशिश करेगा, वैसे ही बी भी क्या करेगा, टॉप पर जाने की कोशिश करेगा। तो ए और बी दोनों ऐसे सक्सेसिव पॉइंट है ऑन द वेव दैट हैव सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, तो मैं इनके बीच के डिस्टेंस को भी लैम्बडा कह सकता हूँ। फिर आप बोलोगे सर मान लीजिए ये सी पॉइंट लिया है यहाँ पर, तो ए और बी के बीच में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ था, फिर बी और सी के बीच में भी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है, तो बी और सी के डिस्टेंस को क्या हम वेवलेंथ कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो इन सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी के बीच में ये जो जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी, तो ए, पी और बी ये तीनों पॉइंट दिख तो मीन पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन क्या वो सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में है, नहीं, क्योंकि अगर ए पॉइंट ऊपर जाना चाहेगा तब पी पॉइंट की टेंडेंसी होगी वो नीचे जाना चाहेगा, मतलब उनकी जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, सो हमें ऐसे दो पॉइंट चाहिए जिनके स्टेट ऑफ ऑसिलेशन भी सेम हो और जो सक्सेसिव हो, वरना देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट इन दोनों की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम है, ए भी ऊपर जाने वाला है, सी भी ऊपर ही जाने वाला है ना, अपने ऑसिलेशन के दौरान, लेकिन ए और सी के बीच में बी भी एक ऐसा पॉइंट है जो वही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, वही स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में है, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी बिकॉज दे आर सक्सेसिव टू ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी लैम्बडा एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी विल बी लैम्बडा, बट ए एंड सी कैन नॉट बी अ लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्बडा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए, सो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या बनेगी, wavelength is the distance between any two successive point on the wave which have same state of oscillation। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। Now the next thing is time period of a wave। time period of a wave, मान लीजिए ये वेव है ना, ऐसी। अब वेव की एक साइकिल कंप्लीट करने में वेव को जितना समय लगता है उसे कहा जाता है वेव का टाइम पीरियड। ठीक है, ये कैसे बनती है साइकिल, समझेंगे। मान लीजिए वाटर का सरफेस है, वाटर के सरफेस को मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टर्ब कर दिया, एक पॉइंट पे डिस्टर्ब करने के बाद अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा अपने साथ में ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे सभी पार्टिकल को ऊपर लेते चलेगा, बिकॉज द मीडियम इज इलास्टिक, है ना, और हर पॉइंट के पास इनर्शिया है। तो जैसे पहला पार्टिकल ऊपर चले जाएगा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, अपने एम्पलीट्यूड तक, फिर ये क्या करेगा, अपने एम्पलीट्यूड से नीचे आएगा अप टू मीन पोजीशन,
और फिर मीन पोजीशन से नीचे जाएगा और नीचे जाकर वो निगेटिव साइड के एम्पलीट्यूड को हिट करेगा, फिर से वो कहाँ आएगा, अपने मीन पोजीशन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला पार्टिकल था वो एक बार पूरा ऊपर गया, फिर वहाँ से मीन पोजीशन पर आया, मीन पोजीशन से फिर नीचे गया और नीचे जाके फिर वो अपने मीन पोजीशन तक वापस आया। तो जैसे ही ये अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा तब तक क्या होती है, वेव आगे बढ़ चुकी होती है। और वेव कितना आगे बढ़ चुकी होती है, सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। क्या होती है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। तो हम कहते हैं कि व्हेन वन पार्टिकल कंप्लीट इट्स रोटेशन वेव ट्रैवल्स अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस विच इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। अब ये वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब क्या है, जो डिस्टर्बेंस फर्स्ट पॉइंट ने क्रिएट किया था वही डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके यहाँ तक आया है ना। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज लैम्बडा और वेवलेंथ। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब इट इज़ टाइम टेकन बाय दैट पर्टिकुलर वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल मिलकर बनी होती है क्रेस्ट और ट्रफ से, ठीक है। चलो, फिफ्थ इज फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करूँ सो n इज इक्वल टू 1/t। अब एक्चुअली टेक्निकल वे में देखा जाए तो एक फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकंड। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकंड में एक ही साइकिल कंप्लीट हुई है तो हम कहेंगे कि भैया वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। लेकिन मान लीजिए 1 सेकंड में अगर वेव 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती है, जैसे इधर यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लीजिए 0 है, 0 से लेकर ये टाइम है 1 सेकंड का। सो 1 सेकंड के बीच में मान लीजिए 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती है वेव की, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। वैसे ही 10, 100, 1000 है ना, कितनी भी हो सकती है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। साइकिल के टर्म में देखा जाए तो कितनी साइकिल कंप्लीट होती है एक सेकंड में, 50 साइकिल्स। इसे कहते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला करंट। यूएस में आप जाओगे तो वहाँ पे कितनी साइकिल कंप्लीट होती है, 60, ठीक है। सो कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकंड, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। और अगर उसको कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो n इज दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। व्हाट इज t, t इज द टाइम पीरियड। अगर मान लीजिए कोई वेव है उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में वो एक साइकिल कंप्लीट करेगी, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल हुई, हाफ, है ना। सो 1/2, हाफ मतलब 0.5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 0.5, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटी, ठीक है। समझिए व्हाट इज़ वेव वेलोसिटी। अगर मान लीजिए मेरे पास ये पानी का सरफेस है और वेव कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब वेव आगे बढ़ रही है मतलब यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में मुझे वेव दिखाई दे रही है। वेव का आगे बढ़ना मतलब डिस्टर्बेंस का आगे बढ़ना, ये हमने पहले ही देखा है। अगर मैं कहूँ कि वेव वेलोसिटी क्या है, तो वेव वेलोसिटी है इट इज़ द वेलोसिटी विथ विच डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग इन द मीडियम। इट इज़ द वेलोसिटी with which disturbance is traveling in the medium, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट या फिर एंगुलर वेव नंबर के बारे में। प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। देखिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर किसे कहते हैं। अगर मैं k को प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहूँ तो ये रेशो होता है एंगुलर वेलोसिटी, किसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हमने रेफरेंस सर्कल मेथड में देखा था ना, वो पार्टिकल को हम क्या कह सकते हैं। अगर एक पार्टिकल मान लीजिए इस तरीके से मीन पोजीशन के अलॉन्ग वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो हम एक वाइब्रेशन को सर्कल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक कंप्लीट सर्कल का राउंड कंप्लीट करना
मतलब हो गया एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, है ना। इसको रेफरेंस सर्कल मेथड में हमने देखा था। अब हम कहेंगे कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओमेगा एंड वेव वेलोसिटी इज v। हमें पता है कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो दी जाती है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। व्हाट इज एन? एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हम क्या कहेंगे, ओमेगा जो है, ओमेगा को हम लिखेंगे 2 पाई एन, वट दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अब एन एन कैंसिल हो जाएगा, सो k बचेगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ठीक है, सो प्रोपेगेशन कांस्टेंट का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे रिलेशनशिप पता करनी है, मेरा क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है, ये वेव है जो आगे बढ़ रही है ना मीडियम से, तो पार्टिकल तो वाइब्रेट हो रहे हैं। जब पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो उनके पास उनकी पार्टिकल वेलोसिटी है, और वेव जो आगे बढ़ रही है उस वेव के पास अपनी वेव वेलोसिटी है। तो क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ Vp इज द पार्टिकल वेलोसिटी एंड ओनली V फॉर वेव वेलोसिटी। देखिए, पार्टिकल जो वेलोसिटी है ना, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ऑसिलेशन से हम लेते हैं। Vp दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। एक्स क्या है? किसी भी टाइम इंस्टेंस पर होने वाला डिस्प्लेसमेंट। सो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पार्टिकल वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी तो है ही हमारे पास एन लैम्बडा। तो देखिए, ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई एन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन लैम्बडा। सो एन एन अगर खत्म हो जाए, कैंसिल कर ले अपन, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Vp एंड V। Vp इज पार्टिकल वेलोसिटी, V इज योर वेव वेलोसिटी। अब थोड़ा देखिए, 2 पाई अपॉन लैम्बडा क्या है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, देखिए 2 पाई अपॉन लैम्बडा यहाँ दिख रहा है आपको। सो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज नथिंग बट प्रोपेगेशन कांस्टेंट, है ना। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Vp अपॉन V दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास है रिलेशनशिप। अगर मैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन देखना चाहूँ, सो फॉर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, सो फॉर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी V मैक्स लिखता हूँ या फिर Vp मैक्स लिख रहा हूँ। Vp मैक्स पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय, देखिए कोई भी पार्टिकल अगर अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो वो कब मूव होता है? मान लीजिए ये पार्टिकल है जो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव होगा वाइल परफॉर्मिंग इट्स ऑसिलेशन। सो द केस वुड बी हाईएस्ट, मतलब जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट होगी उसके मीन पोजीशन पर, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये कैसे है? मान लीजिए पार्टिकल है जो मीन पोजीशन पर अलॉन्ग एक्स वाइब्रेट हो रहा है, तो जब वो अलॉन्ग एक्स वाइब्रेट होता है उस केस में हम बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू 0 होती है मीन पोजीशन पे। अब यहाँ पर अगर पार्टिकल वाई के अलॉन्ग वाइब्रेट हो रहा है तो मैं कहूँगा व्हेन वाई इज 0, व्हेन वाई इज 0 पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। सो हियर इन दिस केस जब हमने लिखा था Vp मैक्स अपॉन V, तो हमारा आया था k अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। सो अल्टीमेटली Vp max that is maximum particle velocity divided by V becomes k into a। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। चलिए अब हम आगे के इस पार्ट में देखेंगे कि एक्चुअल वेव का इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है।